हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टॉप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने 6th 7th की NCERT पॉलिटी कंप्लीट कर ली है और हमने 6th 7th 8th की ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। आज हम 8th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो इसी तरह हम रोज़ एक चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, तो इसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। तो हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो लास्ट चैप्टर था हमारा, तो हमने एक झलक देखी थी कि जो 7th क्लास थी उसमें जितने भी लोग हमें देखने को मिले सभी ने समानता के लिए भी बहुत लड़ाई की, संघर्ष किया। और हमें फिर बाद में उस संविधान में हमें वो समानता देखने को भी मिली, इक्वालिटी देखने को भी मिली। हमने जैसे कि देखा था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है, वो जितने भी राइट्स थे वो समानता के बारे में दिए हुए थे। तो इस लेसन में हम ये देखेंगे कि ये जो संविधान था ये कैसे बनाया गया था और इसमें कौन कौन से जो बेसिक फीचर्स हैं वो हमारे जो संविधान में दिए गए हुए हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारे बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो 6 हमें अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर आपने कभी खेलने गए हों तो हम इस चैप्टर की शुरुआत एक फ़ुटबॉल से करते हैं। तो जैसा कि कभी आपने अगर कभी फ़ुटबॉल खेला ही होगा, ठीक है, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, आपने फ़ुटबॉल ज़रूर खेला होगा और आपको उसके रूल के बारे में भी पता होगा कि एक बेसिक रूल होता है कि हमने फुटबॉल को हाथ से नहीं टच करना है, ठीक है, तो हमने उसको सिर्फ लेग के साथ ही खेलना है। तो इससे हमें समझ के आ रहा है कि उस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जिनको हमें फॉलो करना होता है अगर हम उस गेम को खेलना चाहते हैं। तो इसी तरह कोई और गेम भी हो सकती है, जैसे क्रिकेट है या फिर हॉकी है। इनको खेलने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक जो रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरह अगर फुटबॉल को अगर हम हाथ से खेलने लग जाएं तो वो क्या, वो गेम रह पाएगी, वो फुटबॉल फिर नहीं कहला पाएगी, ठीक है। तो इससे वो क्या है कि उस काम को करने के लिए, उस गेम को खेलने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है। तो इसी तरह किसी समाज में रहने के लिए किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मॉडर्न एरा में अगर हम देखें तो हमारे जो रूल्स हैं, ठीक है, हमारे जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कानून हैं, सभी को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो हमारा भारतीय संविधान है। तो हमें उन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है कि अगर हमने वो कोई जुर्म कर दिया, कोई खिलाफ काम कर दिया लोगों के खिलाफ, जिससे लोगों की भावनाएं को ठेस पहुँचे, तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो सबसे पहले जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी को हम जो लिखित हमें कानून दिए हुए हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबसे पहले ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन सी कंट्री में बनाया गया था। आपके मन में ये भी तो सवाल आना चाहिए, जैसे कि हमारे भारत के पास तो है, ठीक है, अभी तो है कि जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये कब बनकर तैयार हुआ था और उसमें कितने दिन लगे थे, कितना टाइम लगा था, कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ा था। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये USA में बना था। तो हमने क्लास 6th और 7th में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसका हम नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। तो इस चैप्टर में कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी देश को जो संविधान है उसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए कि जो हम, जैसे कि हमने फुटबॉल के एग्जांपल ली, हम डेली लाइफ से एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम फुटबॉल खेलते समय रूल एंड रेगुलेशन जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। तो इसी चैप्टर में हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे संविधान बनने की मांग थी, ठीक है, जो ये संविधान सभा की मांग थी, ये 1934 से ही किसने, कौन सी पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी मांग करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। बट जब दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर दूसरी चल रही थी उसके दौरान क्या हुआ, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग थी, ठीक है, ये संविधान सभा की मांग थी, वो और तेज हो गई। तो क्या हुआ, 1946 दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि इन लोगों ने, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के लोगों ने
इस डिमांड को और तेज कर दिया। इससे क्या हुआ कि 1946 में, दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 में ये जो हमारे संविधान को बनाने का काम था वो शुरू हो गया था। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला कि लगभग 150 सालों बाद, कि भारत को जब आज़ादी मिली थी, ठीक है, 1947 में, तो लगभग 150 सालों बाद भारत को ये मौका मिला था, तो उन्होंने अपना संविधान बना के तैयार कर दिया था। तो इतना टाइम लगा था उनको। और टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हम आज देखें तो आज लगभग सभी कंट्रीज़ के पास क्या है, अपना एक संविधान है। पर ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जैसा कि आपको पता है हमारी कौन सी कंट्री है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव किए जाते हैं। अब आपको डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक देश होते हैं, आपको उनका मीनिंग तो पता होगा कि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं मेनली वो रेगुलर, फेयर और टाइमली इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव किए जाते हैं और आपको ये पता ही है कि सभी के पास एक वोट है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन किसकी सरकार बनेगी। सो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व अ पर्पस, कि जो ये संविधान है वो बहुत ही तरीक़ों से काम करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, वो सिटीजन जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उसकी नेचर कैसी है, हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगता है कि अगर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसी सरकार होगी, अगर किसी देश में डिक्टेटरशिप है तो हमें तो यही पता लग रहा है ना कि वो लोगों की जैसी सोच है वो वैसे ही वहाँ पर सरकार चल रही है। सो किसी कंट्री में कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो आपसी सहमति नहीं बना पाते। अगर कोई भी इशू हो रहा है हमारे देश में, ठीक है, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो सारे सहमति नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हमारे विचारों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इन्हीं कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि इसमें सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसमें हमें सभी जितने भी नागरिक होंगे इन सभी को उन रूल्स को पूरा करना पड़ेगा, उस कानून से कोई ऊपर नहीं है। तो ये क्या है, ये वही दर्शाता है कि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार कैसी टाइप की होगी और वहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, आदर्शों के, लोगों के जितने भी विश्वास हैं, तो ये इन सभी विचारों को पकड़ने के लिए, एक जगह रखने के लिए इन संविधान को बनाया गया है। और यहाँ पर हम एक नेपाल का एग्जाम्पल देखेंगे कि नेपाल में, ठीक है, 1990 तक, 1990 के बाद वहाँ पर क्या था, 1990 के बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी, ठीक है, और वो लोकतांत्रिक सरकार कब तक बनी रही, 12 सालों तक बनी रही। पर क्या हुआ, अक्टूबर 2002 में जो वहाँ पर राजा था किंग ज्ञानेंद्र, उसने क्या किया, उसने बहाना बना दिया कि जो माओइस्ट पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो माओइस्ट संगठन है, उन्होंने उनका बहाना बनाकर उसने जो सत्ता थी अपने हाथों में संभाल ली और वहाँ पर डिक्टेटरशिप लागू कर दी कि जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे उनको अपने हाथों में ले लिया। अब आपको पता होगा कि पहले डिक्टेटरशिप चला करती थी कि सिर्फ राजा की चला करती थी। जैसे कि हमने 6th और 7th क्लास की जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी तो हमने टाइप्स पढ़ी थी ना कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है और जो मोनार्की होती है, जो राजशाही सरकार होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वो कैसी होती है, उनकी कोई ना जवाबदेही होती है। तो हमारे देश के लिए जो ज़्यादातर देखा जाता है वो डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हमारे देश के लिए जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, वही बेटर होती है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर सारी सत्ता अपने हाथ में संभाल ली और राजा डिक्टेटरशिप करने लग गया। तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर लोगों ने बहुत ही प्रदर्शन किया और वहाँ पर 2005 में जितने भी माओइस्ट संगठन थे, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया और बाद में इन सभी के प्रेशर के कारण जो वहाँ का राजा ज्ञानेंद्र था उसको मजबूरी में आकर वहाँ पर पार्लियामेंट की सभा बुलानी पड़ी और लगभग 2008 में, ठीक है, 2008 में वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो स्थापित करनी पड़ी थी। फिर इतने सालों बाद वहाँ पर जो मोनार्की थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि लोगों को राजशाही नहीं पसंद है, ठीक है। तो हमें ये भी तो पता लग रहा है कि उस देश की सोच कैसी होगी अगर वहाँ पर जिस टाइप की वहाँ पर गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर नेपाल में हमें ये एक सीन देखने को मिलता है। तो अभी हम समझेंगे कि यहाँ पर नेपाल में, ठीक है, जो यहाँ पर ये नेपाल है कहाँ पर, ये हमारे नॉर्थ में, आपको पता है। तो यहाँ पर पहले नेपाल मोनार्की हुआ करता था। कौन सी सरकार हुआ करती थी, वहाँ पर राजशाही हुआ करती थी। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के द्वारा आंदोलन चलाए गए जिसके कारण उनको लास्ट में आज़ादी मिल गई।
तो हमारी डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है कि ये जो लीडर्स होते हैं उनको हम चुनते हैं, ठीक है। चुनते क्यों हैं? कि वो हमारे पर राज कर सकें। ये राज भी नहीं कहेंगे, कि जो पावर्स हैं, ठीक है, उनका जुडिशियल यूज़ कर सकें, कि हमारे जितने भी हमारे बिहाफ पर, ठीक है, हमारे बिहाफ पर जितने भी काम है वो सरकार करें, कि हम एक परफेक्ट पर्सन, कि जो भी हमारे कंट्री के लिए बेस्ट होगा हम उसको चूज़ करते हैं। किसके द्वारा? हम बाय इलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन हम उस पर्सन को चूज़ करेंगे कि वो हमारे देश को रन करे। बट ये ऐसा हर बार नहीं होगा कि वो जो लीडर है जिसको हमने चुना है, जैसे कि फाइनल में अभी प्रेजेंट में किसी की भी सरकार हो, जैसे कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, तो अब वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं, कि जैसे कि अगर वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करें, क्योंकि हमने तो उनको बना दिया मिनिस्टर, हमने तो पीएम बना दिया उन्हें, फिर इसके बाद क्या फिर संविधान क्या कोई ऐसे राइट्स नहीं हमें प्रदान करता जिसके कारण वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सकें? तो ऐसा हमें एक एग्जाम्पल देखकर पता लगेगा। यहाँ पर एक सुरेश है, क्लास मॉनिटर है, वो बहुत ही परेशान करता है दूसरे बच्चों को। ये ज़्यादा अच्छा बच्चा नहीं है, ये क्लास का मॉनिटर है। तो ये क्या हुआ, तो इसके जो क्लासमेट थे इसको ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक मिसेस राव है, टीचर हैं, तो वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं वो क्लास से उन्होंने कोई बाहर जाना होता है, कोई उनको ज़रूरी काम होता है, तो वो कहती हैं कि सुरेश तुम ना क्लास का थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी शोर मचाएगा तो मुझे बताना। तो ये जो सुरेश था उसने अनिल को परेशान करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि अनिल तुम शोर मचा रहे हो, मैं तुम्हारा नाम लूँगा, मैडम से बोलूँगा कि तुमने बहुत, जब मैडम नहीं थे क्लास में तो तुम बहुत शोर मचा रहे थे। हालांकि इस लड़के ने कुछ भी नहीं किया था, ये इनोसेंट है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब मैडम आए तो इन्होंने क्या कहा कि मैम वाइल यू आर अवे अनिल kept टॉकिंग लाउडली डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी, कि जब आप यहाँ पर नहीं थे तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था और ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो फिर मैडम ने क्या कहा, मैडम ने फिर इसको बहुत ही डांट लगाई और मैडम ने कहा कि जब स्कूल के बाद तुम यहाँ पर रुकोगे और तुम लिखोगे 100 बार कि मैंने कहना नहीं माना, और 100 बार लिखोगे कि आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं आगे से क्लास मॉनिटर की बात को ऐसे उसके उल्लंघना नहीं करूँगा, उसकी बात माना करूँगा। फिर ये अभी बोलने की कोशिश करता है कि बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आपको ये देखकर कुछ पता लगा, ऐसा ही कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं हो सकता कि बहुत सारे मिस यूजेस ऑफ द पावर्स नहीं हो सकती क्या? अभी मैं एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ, जैसे कि 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगी थी, तब वहाँ पर क्या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने क्या मिसयूज़ नहीं किया अपनी पावर्स का? बिल्कुल किया। उन्होंने जो मीडिया थी उन पर रोक लगा दी, ठीक है, कोई न्यूज़ नहीं पब्लिश कर सकता, सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करेगा, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा कि उस टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया था, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ है। तो इसी के बारे में आपको इस एग्जाम्पल से देखकर ही बहुत ज़्यादा पता लगा होगा कि हमारे डेमोक्रेसी में ये जो पावर्स का मिसयूज़ है वो किया जा सकता है। और जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, वो हमें ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो रूल दैट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कि जो हमारा संविधान है हमें कुछ पावर्स, हमें कुछ राइट्स प्रदान करता है जिसके द्वारा ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये अपनी पावर का जुडिशियल यूज़ कर सकें, इनका मिसयूज़ ना कर सकें, कि हमें ये अच्छे ढंग से जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है विच यू विल रीड मोर, तो अभी हम इसके चैप्टर में और भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो संविधान है वो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है जिसके द्वारा कोई भी हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि हमारे साथ या फिर रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये हमें जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें गारंटेड राइट प्रदान करता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास है, यहाँ पर गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, यहाँ पर खेलने आते हैं, तो यहाँ पर इनका गेम पीरियड लग रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। ये पहले इन्होंने कहा कि चलो आज ऐसा करते हैं, तुम क्रिकेट तो खेलती हो, गर्ल्स कह रही हैं बॉयज़ को कि तुम क्रिकेट तो हर बार खेलते हो, आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ये कहा कि नहीं नहीं वी प्ले क्रिकेट। तो इसके बाद क्या हुआ, द टीचर डिसाइड सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो बॉल, कि चलो हम डिसाइड करते हैं कि कौन जीतता है, कि वोटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर एक यहाँ पर बॉय खड़ा है, कहता है ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, कि यहाँ पर ज़्यादा लड़के हैं तो लड़के ही जीतेंगे। ये कह रहा है हाँ खुश हो गया, हाँ वी वॉन, कि हम जीत गए। इसके बाद ये यहाँ पर जो गर्ल थी तो इसने क्या कहा कि यार ये जो बॉयज़ हैं ये हमेशा जीत जाते हैं क्योंकि इनकी जो संख्या ज़्यादा है इसलिए हर बार जीत जाते हैं। तो ये फिर ये कह रहा है दूसरा कि हाँ यार हमें भी ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो मैडम है वो दूसरे डिसीजन लिए जा सकें, कि और तरीक़ों से ये जो फैसला है लिया जा सके। तो ये क्या हमारे संविधान में नहीं हो सकता कि हमारे कुछ ऐसे जो वीकर सेक्शन के लोग होंगे, SC ST या फिर और भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो सकते हैं, रिच पुअर भी हो सकते हैं, तो क्या इनको ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा इस गेम में हो रहा है ऐसा हमारे देश में भी हो जाए। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो इन्होंने सभी बातों का ध्यान रखा था। तो इन सभी बातों को हम ध्यान से बड़ी बारीकी से देखेंगे कि इन्होंने किस तरह हमें वो राइट्स प्रोवाइड करवाए, जिसके कारण हमें ये जो सारे यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो इसका जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनको पहले से ही पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो इसलिए उन्होंने इन सभी बातों का ध्यान रखा। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो क्या कर सकती है, अपनी पावर का जो यूज़ है वो गलत तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, उसने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, चाहे वो कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ठीक है, वो कुछ भी उनके साथ गलत ना हो, उनको इससे अलग ना रखा जाए, ठीक है, उनको साथ में लेकर चला जाए। तो यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रिवेंट दिस टायरनी, कि ये जो पावर का मिसयूज़ है इसको रोकने से, इसका यूज़ करने से, ठीक है, पावर का मिसयूज़ करने से बचाता है, कि कोई भी डोमिनेंट पार्टी है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनका जो जवाबदेही है वो लेजिस्लेचर को बनती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, की जो विधायिका है, ठीक है, विधायिका को जवाबदेही बनती है किसकी, जो कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका आपको हमने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखो, तो आप तभी इस लेसन को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो टर्म पढ़ी हैं, ठीक है, वो सारी नेक्स्ट वाले चैप्टर में यूज़ होती जाएंगी। सो दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, कि ये जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट करने लग जाए कि हाँ अभी मैं पावरफुल हूँ, तो क्या उसे क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी कहते हैं। और उसी कम्युनिटी में, ठीक है, डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, कि जब सेम कम्युनिटी में जब पर्सन क्या करने लग जाएं कि एक दूसरे को डोमिनेट करने लग जाएं, उसे हम इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। चलो अभी हम इसको देखेंगे आगे, और कि एक और सिग्निफिकेंट रीज़न है कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है, कि ये हमें अपने खुद से हमें बचाता है। तो अभी तक आप समझ पाए होंगे कि हमने 2-3 जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किए कि हमें संविधान की ज़रूरत है क्यों। तो सबसे पहले आपने देखा कि मेजॉरिटी में कोई पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है, और भी हमने एक बात देखी थी कि कोई भी अपनी मनमानी ना करे। जैसे वो क्लास में सुरेश था, उसने क्या किया, अपनी मन मर्जी की, और दूसरी जगह पे उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी में लोग हैं तो वहाँ पर वो भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, अपनी मनमानी ना करें। तो इसलिए जो हमारे संविधान में सभी का ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसमें क्या कहा हुआ है कि जो हमें संविधान की ज़रूरत है वो हमें खुद को अपने आप से भी बचाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, अभी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार हम ऐसे फैसले इमोशनली ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बॉयकॉट चाइना का आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है, कि हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि लोग ट्रेंडिंग करवा रहे हैं कि टिकटॉक ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। पर ये हमें नहीं पता है कि हम इमोशनली तो कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, अभी तक इतना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कि वो बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत डिसीजन है, ये डिसीजन सही है, बट ये हम इमोशनली कह रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स पर हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनके साथ अभी बहस हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर पैदा हो गए हैं। तो हम ये इमोशनली बातें कह तो देते हैं, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कि अगर आप खुद इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके जेब में 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपने जाना है मार्केट में फ़ोन लेने। अब आपको वहाँ पर फ़ोन लेना है और आपको वहाँ पर एक चाइना मेड फ़ोन मिल रहा है, और आपको एक इंडियन मार्केट का फ़ोन मिल रहा है। आपको इंडिया वाला फ़ोन है, जो मेड इन इंडिया वाला फ़ोन, आपको 5 फीचर दे रहा है, ठीक है, 5 फीचर आपको दे रहा है, और वही चाइना वाला फ़ोन आपको 10,000 में 25 फीचर दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? अब तब आप ऐसा नहीं इमोशनली नहीं सोचेंगे, फिर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी चाइना वाला फ़ोन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल मैंने दिया है कि ये प्रैक्टिकल
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारा संविधान है, तो इसमें भी कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इमोशनली कई बार ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसको भी बचाने के लिए हमारे संविधान ने बहुत सारे प्रावधान दिए हुए हैं। तो ये अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है, जिसका नाम है शबनम। इसके एग्ज़ाम है, तो इसको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। कल इसका टेस्ट है। तो इसका एक फेवरेट टीवी प्रोग्राम है, तो वो भी चल रहा है अभी। तो इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आजकल के बच्चों को तो पढ़ना नहीं है, टीवी देखनी है या फिर फ़ोन चलाना है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो इनकी मदर थी, इन्होंने कहा क्या पूछा कि शबनम क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो इसने कहा कि मैंने ना टीवी देखना है, तो वो प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरा कल टेस्ट भी है, तो अगर आप टीवी बंद कर देंगे तो मुझे पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं बंद। तो इस नेक्स्ट डे एग्ज़ाम दे रही थी, तो इन्होंने कहा कि यार अच्छा हुआ मैंने ना लास्ट वाले 2 चैप्टर पढ़ लिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि कई बार हम अगर वो टीवी उस टाइम पर ये जो शबनम थी वो देख लेते तो क्या होता, इनका एग्ज़ाम तो फिर अच्छा नहीं होता ना। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी, इसको आपने अपने रियल लाइफ से कोरिलेट करके देखना है, रिलेट करके देखना है। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ ऐसे ही राइट्स देता है, जैसे कि आप कभी सोचने लग जाओ यार डेमोक्रेसी में यार अच्छे से काम नहीं हो रहा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, यहाँ पर मोनार्की होनी चाहिए कि एक पर्सन होगा वो बड़े ही अच्छे ढंग से काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हिटलर था, और भी बहुत सारे आपको तानाशाह देखने को मिल जाएंगे। कुछ ने अच्छा काम भी किया होगा, ठीक है। पहले में राजाशाही कुछ अच्छे काम किया करते थे, कुछ बुरे काम किया करते थे। तो आप तो कह दोगे इमोशनली में आकर कि नहीं हमारे देश में तो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, राजशाही होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये लॉन्ग रन में तो अभी शॉर्ट रन में तो ठीक होगा, अगर हमें अच्छा डिक्टेटर मिल गया तो वो बहुत ही हमें बुलंदियों पर पहुंचा देगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा हमारा देश चला देगा। अगर कोई बुरा पर्सन आ गया तो क्या करेगा वो, तो वो हमारे सारे राइट ले भी तो सकता है जो हमें संविधान ने जो फ्रीडम दी हुई है, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप की कोई जवाबदेही बनती नहीं है, ठीक है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें तो जवाबदेही बनती है जो सरकारें होती हैं, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उनको जो भी काम करना होगा तो फिर उनको हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने इतने पैसे खर्च किए, क्यों किए। अगर वही बात अगर डिक्टेटरशिप में आ जाए तो उसको तो कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, डिक्टेटरशिप को जो भी तानाशाह होगा कि वो कोई भी काम करे उसको कोई भी जवाबदेही उसकी बनती नहीं है। तो ये हम इमोशंस में आके कह तो देते हैं, बट ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें टूटने नहीं देता, वो अलाउ ही नहीं करता कि हम ऐसे डिसीजन ले पाएँ जो इनडायरेक्ट वे में बाद में हमें ही हानि पहुँचाएँ या फिर हमारे लिए हार्मफुल हो। तो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो हमारा संविधान बनाया हुआ है, जो हमारे इसमें प्रावधान दिए गए हुए हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो गारंटेड हैं, कि वो हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता। कोशिश तो बहुत की गई, ठीक है, कि हमारे जो राइट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, कि हमारे राइट्स को टेम्पररी बना दिया जाए, बट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा होने नहीं दिया कि ये जो हमारे संविधान को बनाया इस तरह है कि इसमें से जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए हैं, कि जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर कि अब हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें जो मेन फीचर हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अभी देखते हैं कि जो इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की 20वीं शताब्दी में जो बहुत ही सारे भारतीय आंदोलन चलाए गए, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद वाले आंदोलन चलाए गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, तो हमने ये जो हमारे पर ब्रिटिश थे, ठीक है, जो भी अंग्रेज़ थे हमारे पर इतने साल राज करके गए थे, तो उनके टाइम में क्या होता था कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, हम अपना काम नहीं खुद कर सकते थे, वो खुद ही कानून बनाते थे, ठीक है। कौन बनाते थे, अंग्रेज़ कानून बनाते थे और हम पर लागू करते थे, हमारा कोई रोल ही नहीं होता था। तो सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने इस बात का तो बिल्कुल ही ध्यान रखा कि हम ना अपने देश में सभी देशवासियों को क्या करेंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सभी को वोट देने का अधिकार देंगे, जिसके कारण कि सभी को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने बहुत टाइम से इन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि हमारी सरकार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके साथ भेदभाव ना हो, इनको कोई भी ऐसा नियम कानून ना बनाया जाए जो उनको धक्के से इन पर लागू किया जाए। तो उन्होंने बहुत टाइम से ये फील किया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको मौलिक अधिकार देने की पूरी कोशिश की कि हमें इनको जो भी राइट्स देंगे गारंटेड राइट देंगे और इनकी पूरी इक्वालिटी होगी कि ये अपनी सरकार चुनने में
पूरा योगदान देंगे। जैसे कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो 300 लोग थे, 300 पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन 1946, कि उस टाइम पर 300 लोग थे 1946 में, हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन। ये लगातार 3 सालों तक वहाँ पर आते रहे संविधान लिखने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो बड़े ही स्ट्रांग तरीके से, कि उन्होंने सभी बातों का ध्यान रखा कि जो समस्याएं हमें कॉलोनियल पीरियड में आई थी वो इस टाइम पर ना आए। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमें जो बेसिक की फीचर्स हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, कि जो हमारे संविधान के जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर दैम, कि जो मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो जो संविधान सभा थी उसके जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो 300 मेंबर थे, उनके सामने बड़ा ही ह्यूज टास्क था। क्यों? अब आप ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ पर कितनी सारी हमारे भारत में विविधता पाई जाती है। हमने 6th क्लास की पॉलिटी में, ठीक है, 6th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था। क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, की विविधता की समझ, कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने कास्ट के लोग रहते हैं, कितने धर्मों से, लगभग जो जितने भी विश्व में धर्म पाए जाते हैं वो सभी धर्म हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब भी हम नियम कानून बनाएंगे, संविधान लिखेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं भारत में? इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग थे उनको सभी बातों का ध्यान रखना था कि किसी की भावनाओं का ठेस ना पहुँचे। तो यहाँ पर एक और समस्या भी थी कि उसी टाइम पर क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, ठीक है, डिवीज़न हो गई थी। इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग मर रहे थे, ठीक है, दंगे हो गए थे। और जो यहाँ पर एक प्रिंसली स्टेट्स वाला भी एक प्रॉब्लम चल रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लगभग 550 ऐसे स्टेट्स थे जिनको, जो भारत में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे जिनको भारत में मिलाना बाकी था। फिर आपको पता है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये काम बखूबी किया था। उसके बाद यहाँ पर और भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो लोगों की, बहुत ज़्यादा गरीबी थी हमारे भारत में, ठीक है। अब वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या कोशिश की थी कि इनका शोषण है वो बड़े ही अच्छे ढंग से किया जाए, कि भारतीयों को भूखा रखा जाता था, नील की खेती करवाई जाती थी। जब ब्रिटिशर्स हमारा भारत छोड़ के गए थे तो हमारा भारत बहुत ही गरीब था, लिटरेसी रेट बहुत कम था, लोगों के पास खाने के लिए इतना खाना होता नहीं था। तो उस टाइम पे जो हमारा भारत था वो बड़ी ही मुश्किलों के साथ गुजर रहा था। तो इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको सामने रखा और इन्होंने कोशिश की कि इसके द्वारा क्या ख़त्म किया जा सके, जो भी पॉवर्टी है, थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा इन सभी को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो ये हमारे आपको दिख रहा होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सो सबसे पहले आ गया यहाँ पर फेडरलिज्म, कि अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ गया फेडरलिज्म, इसे क्या कहते हैं, संघवाद। तो संघवाद क्या होता है कि एक टाइम पर, ठीक है, कि बहुत स्तर पर, यानी कि 2 से 3 स्तरों पर, एक से ज़्यादा स्तरों पर जब सरकारें बन जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। अभी हम इसको देखेंगे, जैसे कि अभी अब फिर से रिकॉल करो, ठीक है, कि जब भी हमने पढ़ा था, कौन सा लेसन पढ़ा था, हमने पढ़ा था पंचायत वाला लेसन, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि अगर पंचायत में, हमारे गांव में कोई हमें पानी की सुविधा नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे या फिर हम सीएम के पास जाएंगे कि सीएम साहब हमारे ना गांव में पानी नहीं आ रहा, आप इसकी कोई समस्या का हल करो। तो सीएम साहब क्या कहेंगे कि यार नहीं, मुझे तो और भी बहुत सारे काम है, मुझे दूसरे विदेशी दौरे पर जाना है, मुझे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर साइन करने हैं, मुझे देश के लिए और भी काम करने हैं। तो फिर आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि जो हमारी सरकारें हैं उनको और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, तो ये काम कोई और करेगा। तो इसलिए तो पंचायती राज बनाई गई। तो क्या जो पंचायती राज है, जो हमारे पंचायत हैं, तो ये भी तो सरकार है, ये भी तो सरकार का अंग है। तो ये क्या है, ये सभी फेडरलिज्म ही, इसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं, कि जब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, ये क्या है, इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो हमारे भारत में जो सरकारें होती हैं, जैसे कि हमने स्टेट लेवल की सरकारें भी देखी थी प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत भी समस्या आ रही है तो आप प्रीवियस चैप्टर को जरूर देख कर आइएगा,
कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे उनके विधानसभा में बहस होती है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, लेजिस्लेचर को जवाबदेही बनती है किसकी, एग्जीक्यूटिव की। तो इन सभी बातों को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जैसे कि पंचायती राज थी उसको हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, और हमने ये वो 6th क्लास में पढ़ा था। और 7th में हमने क्या पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर जो वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि क्या हम अपने भारत को वैसे छोड़ सकते हैं कि जो दिल्ली में जितने भी लोकसभा के मेंबर बैठे हुए हैं तो सारा काम वो बैठे बैठे वहीं पर हमारे गांव के लिए भी, हमारे जो स्पेसिफिक एरिया है उनके लिए भी वही नियम कानून बनाएंगे। तो अभी हमने एग्जांपल जैसे ली थी, हमें कोई पानी की समस्या है, हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ फिर और भी कोई समस्या हो सकती है, तो हम किसको कहेंगे जाके, हम क्या सरकारों को कहेंगे जाके, हम कैसे कहेंगे वहाँ पर। तो जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं मुट्ठी भर, क्या वो हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे, या फिर जो वहाँ पर कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो उनको सॉल्व करेंगे, नहीं। तो इससे क्या होगा, वो जो पंचायती राज पर जो सरकारें बनी हुई हैं वो इन कामों को करेंगे, ठीक है। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको और भी बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर एक अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि जो कि हमारे स्टेट्स में डिसीजंस ले सके, हमारे पार्टिकुलर एरिया में डिसीजंस ले सकें। ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी। तो जो हर राज्य है, ठीक है, उसकी ऑटोनॉमी है, वो थोड़ा सा उसको भी फ्रीडम मिली हुई है कि वो जो अपनी पावर्स हैं उनका प्रयोग अपने ढंग से अच्छी तरह कर पाए। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्ड दैट ऑल दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। की एक और बात कि ये जितने भी स्टेट्स सरकारें होती हैं, जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसमें कुछ लिस्ट होती हैं, ठीक है, कि जैसे कि ईच टीयर में जो कानून बनाती हैं, जैसे कि एक यूनियन लिस्ट हो गया, कनकरेंट लिस्ट हो गया और एक स्टेट लिस्ट हो गया। तो ये इस पे इन्होंने बनाया हुआ है कि अलग अलग जितनी भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग टीयर्स की गवर्नमेंट है वो अलग अलग कानून बनाएंगी। तो ये जो सरकारें होती हैं, जो भी कानून या फिर पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इन्हीं तीनों स्तरों की सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं। अब हम दूसरा बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, संसदीय पद्धति की जो सरकार होती है, जो हमारी संसदीय सरकार है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, कि अभी हमने जो ऊपर पढ़ के हटे हैं उनको चुनता कौन है, उनको हम लोग ही चुनते हैं। तो हमने क्लास 7th की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब वो कांता थी वो कैसे उनको लाइन में लगना पड़ा था, तो उन्होंने वोट देने के लिए, तो वो क्या थी, वो जो अपनी सरकारों को चुनने के लिए ही अपनी जो वहाँ पर लाइन थी उसके लिए वो खड़ी हुई थी। यहाँ पर आपको एक और पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सरकारों को चुनने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो क्या करता है, गारंटेड्स की यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, की जो हमें वोट देने का, ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार देता है कि सभी सिटीजन्स के पास सिर्फ एक वोट है और वो उसी वोट के यूज़ करके अपनी सरकारों को चुन सकते हैं। While they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste clutch and gender hierarchies। की इससे क्या होगा कि सभी में एकता वाली भावना पैदा होगी। जैसे कि उस टाइम पे जब हमारे देश में अंग्रेज़ थे उन्होंने सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, तो इन्होंने कहा था कि हम ना सबसे पहले ये काम करेंगे कि सभी को, भीमराव अम्बेडकर ने, कि सभी को हम वोट देने का अधिकार देंगे। तो उस टाइम पे जितने भी, इससे क्या होगा कि सभी जो कास्ट क्लास या फिर जेंडर हायरार्कीज हैं इसमें जितने भी भेदभाव किए जाते हैं उसमें कमी आएगी। तो कोई भी पर्सन चाहे वो गरीब हो अमीर हो सभी को वोट देने का अधिकार है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि हमें प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो बाद में चुन कर आते हैं, तो उनकी जवाबदेही बनती है लोगों को, ठीक है। हम ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं कि उनकी जवाबदेही किनको बनती है, जो कि कार्यपालिका होती है उनकी जवाबदेही विधायिका को बनती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो अभी हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ठीक है, जो शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। अब ये शक्तियों का बंटवारा क्यों जरूरी है, अब हम इसमें ये देखते हैं। सो
सो हमारे यहाँ पर देयर आर 3 ऑर्गन्स इन द गवर्नमेंट, की जो 3 अंग होते हैं शक्तियों सरकार के, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक तो होता है लेजिस्लेचर की विधायिका सबसे पहले, ठीक है, विधायिका। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, थर्ड हो गया जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर क्या होता है कि जितने भी लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। कि जैसे कि हमारे लोकसभा में कितने टोटल चुनकर जाते हैं? वो जाते हैं 545। टोटल कितने होते हैं? 545 लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो चुनकर जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं? ये सभी एग्जीक्यूटिव हैं। और इन एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये सरकार में जो सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती हैं, जितने भी नियम कानून होते हैं, इनको लागू करवाते हैं, ठीक है। तो ये इनका ये काम होता है। अब बात करेंगे जुडिशरी की, ठीक है। अब हमने ये जो लेजिस्लेचर कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर वो होते हैं कि जो सभी चुनकर जाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो इन नियमों को लागू करवाते हैं। और जो जुडिशरी होती है वो नियम कानून को इंटरप्रेट करते हैं, कि कहीं भी उनको लगता है कि ये नियम कानून गलत है तो उनको वो सही करते हैं। जैसे कि ये 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लेजिस्लेचर हैं। और इसके बाद जो इसमें जो 50 से अबव हैं, ठीक है, जिनके द्वारा सरकार बनाई गई है, जैसे कि प्रेजेंट में हम देखें जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन है? निर्मला सीतारमन, वो क्या है? वो सभी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, ठीक है, फर्टिलाइजर्स मंत्रालय, ठीक है, ये सभी जिनके पास भी हैं वो सभी एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। नियम कानून मंत्रालय, नितिन गडकरी या फिर सड़क परिवहन मंत्री, ये सभी मंत्रालय जिनके पास हैं वो सभी एग्जीक्यूटिव हैं। और उनके पास ड्यूअल बर्डन होता है, उनको 2 काम करने पड़ते हैं। और वो जो बाकी बच गए, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, वो जो बाकी रह गए वो क्या होते हैं? लेजिस्लेचर होते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा जुडिशरी, आपको पता है जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हमारी जो पावर्स हैं इसका कोई मिसयूज़ ना करे, तो इसलिए इन सभी को जो पावर्स बांटी गई हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स में बांटी गई हैं। तो इनके बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर्स है वो बनी रहे, ठीक है, कि कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है भारत में देखने को मिलती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये फीचर है। अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे अब, कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, कि ये हमें दिए हुए हैं कि इनको दिए बिना हम इंसान कहने लायक भी नहीं है, ठीक है, कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंसान होने के लिए, तो ये हमें दिए जाने चाहिए। इनको देने से क्या हुआ कि अगर वही हम अंग्रेज़ों वाली बात करें कि जब अंग्रेज़ थे तो हमारी सिचुएशन कैसी थी कि हमारी जो पिटिएबल कंडीशन थी, हम कोई काम नहीं कर सकते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए जाते हैं कि जो सरकारें हैं वो आर्बिट्रेरी अपनी पावर्स का यूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स हैं वो आर्बिट्रेरी अपनी मनमानी से ना कर पाएँ। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या करता है? गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल, की जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उसका वो पूरा गारंटी देता है। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं बाजार से, ठीक है, तो हमें गारंटी नहीं देते कि आपको गारंटी दी जाती है, वो डेट भी लिख देते हैं उसी प्रोडक्ट पर कि अगर आपको ये प्रोडक्ट आपका इस टाइम तक ख़राब हो गया तो हम आपको ये वापस आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम राइट हमें रिटर्न रूप में हमारे संविधान में दिए हुए हैं कि हमारे साथ कोई भी ऐसे भेदभाव नहीं कर सकता। हमें ये जो राइट्स हैं, ठीक है, बेसिक राइट्स हमें दिए जाते हैं और ये गारंटेड हैं। सो ये जो वेरियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी ये राइट प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर उन राइट्स को प्रोटेक्ट ना करके रखा जाए, अगर हमारे किसी भी इस राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 की मदद से हम रिट दायर कर सकते हैं और हम केस कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो हमारे ये हैं फंडामेंटल राइट्स हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है, इसमें क्या दिया हुआ है? जो हमारे मेन जो राइट्स दिए हुए हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, अब वो उसको हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 में वो हुआ करता था। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या दिया हुआ है कि जितने भी लोग हैं ऑल पर्सन्स आर इक्वल, कि जो सभी पर्सन हैं वो इक्वल हैं लॉ के सामने, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, ठीक है। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी
इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, कि जितने भी पर्सन हैं उन सभी की रक्षा की जाती है किनके द्वारा, इन्हीं राइट्स के द्वारा। और यहाँ पर किसी भी सिटीजन्स का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन से बेसिस पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और कोई भी पर्सन, ठीक है, वो क्या कर सकता है, असेस कर सकता है, पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, प्लेग्राउंड पे जा सकता है, होटल पे जा सकता है, शॉप्स पे जा सकता है। आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो ये उनके खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। और जो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि आपके साथ जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपको पता होगा कि हमारे आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं टू गेट अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब, की आपको समान अवसर दिए हुए हैं कि आप जैसे कि मुकेश अंबानी हैं, जितने पैसे वो कमा सकते हैं, आपको भी समान अवसर दिए हुए हैं कि आप भी कमा सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अनटचेबिलिटी है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अबॉलिशंस ऑफ टाइटल्स, ठीक है, उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, जैसे कि आप अपने नाम के साथ राजा महाराजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है कि इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप कोई भी बोलने की आपको आज़ादी है, आप कुछ भी अपने जो विचार है उसको दूसरों के सामने रख सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये आपके सीटेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो, कि अगर वो कौन सा राइट है, उसके राइट्स के कौन से राइट्स का उल्लंघन होता है अगर कोई भी माइग्रेंट लेबर है वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है और उसको वहाँ पर सरकारें रोक लेती हैं कि आप नहीं आ सकते हमारी स्टेट में। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है। तो आप उसके सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं, हमारे देश में हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम है। अब आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को कई बार तस्करी करके दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, फिर उनके साथ लेबर करवाई जाती है। और यहाँ पर और भी बात कही हुई है कि आप फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, कि आप जबरन किसी के साथ वो कोई काम नहीं करवा सकते बिना पैसे दिए। जो बेकार होती है कि आप उनको काम तो करवा लोगे और उनको पैसे नहीं दोगे, तो आप ये भी नहीं करवा सकते। अब और आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम भी नहीं करवा सकते। तो ये सभी क्या है, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 3 में भी दिए हुए हैं। इस आर्टिकल नहीं, ये पार्ट 3 में दिए हुए हैं जो सारे राइट्स हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 4, यहाँ पर जो 4th वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जो हमारा जो धर्म का अधिकार है उसमें क्या दिया हुआ है कि हम कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और हम कितना भी प्रचार चाहें, एडवर्टाइजमेंट है अपने धर्म का कर सकते हैं, और हमारी ये मर्जी है कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं। अब आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं या फिर रिलीजियस या लिंग्विस्टिक हैं, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं। ठीक है, अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। ठीक है, ये आपने जितने भी ऊपर ये जो 5 राइट्स, मेन जो मेजर राइट्स पढ़े, इनको प्रोटेक्ट करके कौन रखता है। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि ये जो अधिकार हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इनकी मदद से ही जो ऊपर वाले सारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होकर रहते हैं। ठीक है, कि अगर आप उन जो ऊपर जितने भी राइट्स दिए हुए हैं उनका उल्लंघन कोई भी करता है तो आप उनके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, इसी राइट की मदद से। तो ये हमारी बात थी एक। अब हम देखेंगे सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष जिसे हम कहते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, वैसे तो इसकी 2 डेफिनेशन है। एक तो होगी वेस्टर्न डेफिनेशन, एक होगी हमारी भारत की अलग डेफिनेशन बनाई हुई है। ठीक है, तो ये जो वर्ड था ये 1976 में, ठीक है, ये ऐड किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, जो ये सेकुलरिज्म वर्ड है। इसके साथ 2 और वर्ड ऐड किए गए थे। तो इसमें जो ये वर्ड ऐड किया गया था तो ये बताता क्या है कि ये जो सबसे पहले जो हम वेस्टर्न डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये लकीर है किसके बीच में, ये एक लकीर है किसके बीच में, स्टेट और रिलीजन के बीच में। ठीक है, स्टेट और रिलीजन के बीच में, कि आप बीच में उसके इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप उनके बीच में नहीं बोल सकते। ठीक है, कौन, स्टेट, जो राज्य हैं वो इन धर्म के या फिर खिलाफ या फिर किसी भी मैटर में नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि जो हमने पढ़ा, जो हायर कास्ट के लोग होते हैं
वो उनके बीच में और लोअर कास्ट के लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। तो कई बार हमें, अगर हम वो अंसारी वाली स्टोरी पढ़ें, ठीक है, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी अंसारी वाली 7th क्लास में, तो उनको रूम देने से मना कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो वो किस लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो लोग कहेंगे कि ये हमारा धर्म कहता है, हम तो कुछ भी करेंगे। वही हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहेंगे हम तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरी जगह लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आप हमारे धर्म के बीच में नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर वेस्टर्न डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो लोग हैं वो अपने धर्म से अपने जो भी है उसको इंटरप्रेट करके कह देंगे कि हमारा धर्म तो ये बात करने को कहता है तो हम तो यही करेंगे। तो सेकुलरिज्म क्या कह रहा है, ये तो होगी वेस्टर्न डेफिनेशन। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि अगर वैसे तो स्टेट नहीं बोलेंगे इस सेकुलरिज्म के बीच में कि कोई भी बात आती है, बट जब सरकार को लगता है कि हाँ जो भी हमें बोलना चाहिए, ठीक है, तो वो उनको इंटरफेयर जो स्टेट है उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर वो भेदभाव हो रहा है। अगर वो भेदभाव होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इक्वालिटी देते हैं 14 से लेकर 18 तक, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या दे रहे हैं, वो हमें समानता का अधिकार दे रहे हैं। तो हमने आर्टिकल 15 में क्या पढ़ा था कि नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि कोई भी धर्म के आधार पर या फिर जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। बट यहाँ पर वेस्टर्न डेफिनेशन के हिसाब से तो भेदभाव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम इनको मना करेंगे, कि फिर हम इंटरफेयर करेंगे। ये तो वेस्टर्न डेफिनेशन का मैं मीनिंग बता रहा था आपको, बट हमारे इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न डेफिनेशन नहीं है, हमने खुद की डेफिनेशन बनाई हुई है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया में जो डेफिनेशन बनाई गई है कि हम जब जब ज़रूरत होती है हम धर्म के बीच में इंटरफेयर करते हैं। तो आपको ये इस चैप्टर समझ आ गया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये चैप्टर कैसा लगा। आपको कुछ समझ ना आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।